नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में सबका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं, डेटा का सफर। आज की इस डिजिटल दुनिया में चारों ओर बस नंबर्स और कच्चे आंकड़े बिखरे पड़े हैं। लेकिन क्या कभी दिमाग में ये सवाल आया है कि ये बेतरतीब आंकड़े एकदम स्पष्ट और काम की जानकारी में कैसे बदल जाते हैं? आज के इस एक्सप्लेनर में हम बिल्कुल इसी प्रक्रिया को डिकोड करेंगे और देखेंगे कि कैसे ये कंफ्यूजन क्लैरिटी में तब्दील हो जाता है। चलिए इसे समझने के लिए गैरी शुबर्ट के इस कमाल के कोटेशन पर नजर डालते हैं। ये सच में बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। अक्सर मान लिया जाता है कि अगर बहुत सारा डेटा है तो बहुत सी जानकारी भी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये कोट हमें याद दिलाता है कि सिर्फ डेटा का होना काफी नहीं है, उसे सही तरह से प्रोसेस करके समझना भी उतना ही जरूरी है। और आज हम इसी सीढ़ी के शुरुआती कदम चढ़ना सीखेंगे। तो आज का एजेंडा बहुत ही क्लियर है। हम इन 5 मुख्य चीजों पर बात करेंगे। डेटा की ताकत, स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में अंतर, डेटा प्रोसेसिंग साइकिल, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और आखिर में मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी। बस बुनियादी परिभाषाओं से लेकर कैलकुलेशंस तक का एक सीधा और स्ट्रक्चर्ड रास्ता। सेक्शन 1, डेटा की ताकत। आखिर हर एक चीज को ट्रैक क्यों किया जा रहा है? अगर ध्यान दिया जाए तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के छोटे बड़े फैसले इसी जमा की गई जानकारी पर ही तो टिके हैं। जरा इन रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स को देखिए। किसी कॉलेज में एडमिशन लेना हो तो वहां के पुराने प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स चेक किए जाते हैं। सरकारें जो नीतियां बनाती हैं वो सब सेंसस यानी जनगणना के डेटा पर ही बेस होती हैं। एटीएम से पैसे निकालते ही बैंक बैलेंस कैसे अपडेट हो जाता है? डेटा। और तो और मौसम की चेतावनियां भी सैटेलाइट डेटा से ही मिलती हैं। ये बिल्कुल साफ है कि डेटा आज की दुनिया का सबसे पावरफुल इंजन है। सेक्शन 2 पर आते हैं, स्ट्रक्चर्ड बनाम अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये इस पूरी डिजिटल दुनिया को छांटने और व्यवस्थित करने का एक बेहतरीन तरीका है। और ये चीज़ इस फर्क को बड़ी ही खूबसूरती से समझाती है। एक तरफ है स्ट्रक्चर्ड डेटा, बिल्कुल साफ सुथरा, एक स्प्रेडशीट की तरह, जहां रो और कॉलम में सब कुछ अपनी अपनी जगह पर फिक्स है। और दूसरी तरफ अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। इसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता, अलग अलग साइज, मिक्स मीडिया, मतलब एकदम फ्री फॉर्म। इस अंतर को पक्का करने के लिए ये उदाहरण देखिए। किचन के सामान की लिस्ट हो या बैंक का लेजर, ये सब स्ट्रक्चर्ड हैं। वहीं अखबार के पन्ने, ईमेल्स के अटैचमेंट्स या सोशल मीडिया पर हमारे मैसेजेस, ये सब अनस्ट्रक्चर्ड के बॉक्स में आते हैं। वैसे आज की हमारी इस चर्चा का पूरा फोकस स्ट्रक्चर्ड डेटा और उसे हैंडल करने के तरीकों पर ही रहेगा। सेक्शन 3, द डेटा प्रोसेसिंग साइकिल। अब एक बड़ा सवाल सामने आता है, ये रॉ नंबर्स और इनपुट आखिर काम की जानकारी में बदलते कैसे हैं? इसे किसी फैक्ट्री की असेंबली लाइन की तरह सोचिए। कच्चा माल अंदर जाता है और एक शानदार फिनिश्ड प्रोडक्ट बाहर आता है। इस फैक्ट्री में 3 ही मेन स्टेप्स हैं। पहला, इनपुट यानी डेटा कलेक्ट करना और सिस्टम में एंटर करना। दूसरा, प्रोसेसिंग, जहां कंप्यूटर उसे स्टोर करता है, क्लासिफाई करता है और अपडेट करता है। और तीसरा, आउटपुट, जहां हमें रिपोर्ट्स और नतीजों के रूप में बिल्कुल पक्की जानकारी मिल जाती है। चलिए इसे रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर देखते हैं। एटीएम से कैश निकालने का उदाहरण लें। पिन और अमाउंट डाला, वो हुआ इनपुट। मशीन ने अंदर अपना हिसाब लगाया, वो हुई प्रोसेसिंग। और बाहर जो कैश और प्रिंटेड स्लिप निकली, वो है आउटपुट। बिल्कुल इसी तरह ट्रेन टिकट की बुकिंग में भी होता है। जर्नी डिटेल्स इनपुट हैं और पीएनआर वाला टिकट आउटपुट। ये पूरी प्रोसेस को समझने का सबसे परफेक्ट तरीका है। सेक्शन 4, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। चलिए अब थोड़ा सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स की तरफ मुड़ते हैं। एक बात सोचिए, अगर हजारों लाइनों का डेटा सामने हो तो उसका मतलब कैसे निकाला जाएगा? हर एक लाइन पढ़ना तो मुमकिन नहीं है ना? यहीं पर ये सेंट्रल टेंडेंसी काम आती है। डेटा के एक बड़े समूह को समझने के लिए सबसे पहले बात करते हैं मीन यानी औसत की। ये बहुत ही आसान तरीका है। सभी नंबर्स को जोड़िए और कुल गिनती से उसे डिवाइड कर दीजिए। लेकिन हाँ, एक बात याद रखनी होगी कि मीन में एक छोटी सी गड़बड़ हो सकती है। अगर डेटा में कोई बहुत ही बड़ा या बहुत ही छोटा नंबर आ जाए, जिसे हम आउटलायर कहते हैं, तो ये मीन को पूरी तरह से हिला सकता है। इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए चलिए 9 छात्रों की लंबाई वाले इस असली डेटा सेट को देखते हैं। यहाँ 85 सेंटीमीटर से लेकर 115 सेंटीमीटर तक की हाइट दी गई है। आगे के सभी फॉर्मूलों को हम इसी एक छोटे से डेटा सेट पर आजमाने वाले हैं।
तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि जब इन सभी 9 छात्रों की लंबाई को जोड़कर 9 से डिवाइड किया जाता है तो हमारा मीन निकल कर आता है 101.33 सेंटीमीटर। ये हमें पूरी क्लास की लंबाई का एक जनरल आइडिया दे देता है। खैर, अगर डेटा में कुछ बहुत अजीब नंबर्स हों तो हम एक दूसरा रास्ता अपनाते हैं, मीडियन। मीडियन का मतलब है बिल्कुल बीच की वैल्यू। बस पूरे डेटा को बढ़ते या घटते क्रम में लगा दीजिए। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये डेटा सेट को एकदम 2 बराबर हिस्सों में बांट देता है, इसलिए आउटलायर्स का इस पर कोई खास असर नहीं पड़ता। वापस उन्हीं 9 छात्रों पर आते हैं। अगर हम उन लंबाइयों को लाइन से खड़ा कर दें तो बिल्कुल बीचों बीच यानी ठीक 5वें नंबर पर जो वैल्यू बैठेगी वो है 102, और यही हमारा मीडियन है। सेंट्रल टेंडेंसी का तीसरा और आखिरी तरीका है मोड। सीबी भाषा में कहें तो जो वैल्यू डेटा में सबसे ज्यादा बार आए वो मोड है। एक मजेदार बात यह है कि किसी डेटा सेट में ऐसा भी हो सकता है कि कोई मोड ही ना हो या फिर एक से ज्यादा मोड हो। ये सब फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है। उसी डेटा को फिर से देखिए, हम पाएंगे कि 110 सेंटीमीटर की हाइट उस डेटा में 3 बार आई है, जो किसी भी दूसरे नंबर से ज्यादा है। तो साफ है इस क्लास का मोड 110 सेंटीमीटर है। अब बढ़ते हैं सेक्शन 5 की ओर, मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी। चलिए देखते हैं कि ये सब आपस में कैसे जुड़ता है। देखिए, सिर्फ बीच का हिस्सा जानना काफी नहीं है, ये डेटा आपस में कितना फैला हुआ है ये जानना भी उतना ही जरूरी है। डेटा के फैलाव को नापने का सबसे बेसिक टूल है रेंज। ये बस डेटा की सबसे बड़ी और सबसे छोटी वैल्यू के बीच का गैप है। ये समझने में तो बड़ा आसान लगता है, लेकिन इसमें एक कमी है। ये सिर्फ 2 एक्सट्रीम वैल्यूज को देखता है और बीच के सारे डेटा को इग्नोर कर देता है। हमारे उसी छात्रों वाले उदाहरण को लें तो सबसे लंबा छात्र 115 सेंटीमीटर का था और सबसे छोटा 85 का। 115 में से 85 घटा दें तो हमारी रेंज निकल आती है 30। अब क्योंकि रेंज सिर्फ कोनों की वैल्यूज को देखती है, इसलिए हमारे पास एक बेहतरीन और मास्टर टूल है, स्टैंडर्ड डेविएशन। ये किसी भी डेटा सेट के फैलाव को नापने का सबसे सटीक तरीका है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये किसी भी पॉइंट को छोड़ता नहीं है। ये हर एक डेटा पॉइंट को चेक करता है कि वो मीन यानी औसत से कितनी दूरी पर है। इसके नतीजों को पढ़ना बहुत ही आसान और काम की चीज़ है। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन का नंबर छोटा आता है तो इसका मतलब है कि डेटा अपने औसत के बहुत आसपास ही सिमटा हुआ है, और अगर ये नंबर बड़ा है तो डेटा बहुत दूर दूर तक फैला है। डेटा लिटरेसी की दुनिया में ये एक बहुत ही बुनियादी और सॉलिड स्किल है। तो आज हमने कच्चे डेटा को एक पक्की और साफ जानकारी में बदलते हुए देखा, लेकिन एक पल के लिए सोचिए, आज तो सिर्फ 9 छात्रों का छोटा सा डेटा सामने था। जब पाइथन या MySQL जैसे बड़े डेटाबेस टूल्स में अरबों और खरबों लाइनों का डेटा एक साथ प्रोसेस होगा, तो सोचिए वो इंसान के बर्ताव से जुड़े कैसे कैसे छुपे हुए राज खोलेंगे। ये एक ऐसा सवाल है जो सच में एडवांस प्रोग्रामिंग और डेटा साइंस की गहराई में उतरने को मजबूर कर देता है। इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सीखते रहिए और हर नंबर के पीछे की कहानी को खोजते रहिए।